क्वेश्चन है, ये कल लिखवाना था लेकिन कल याद नहीं था, देखा नहीं मैंने ध्यान से। लाला लाजपत राय, वो मैंने इसलिए कर दिया था क्योंकि वो मुझे भेजना था पर्सनल वाले में, क्योंकि हमें कुछ बनाना था उस पे, और मैंने तुम्हारे उस पे डाल दिया। तो लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि कब होती है? ठीक है, तो ये 17 नवंबर को होती है पुण्यतिथि। और 17 नवंबर को क्यों मनाई, मतलब क्यों इनकी पुण्यतिथि है उस दिन? क्योंकि उस दिन इनकी डेथ हो गई थी, और किस कारण हुई थी वो कारण जानना जरूरी है। तो बेटा, तुमने साइमन कमीशन का नाम सुना है कभी? हाँ, साइमन कमीशन कभी फिल्म में देखा हो कि ये साइमन कमीशन भारत आया था? ये कब आया था? 1927 में इसके आने की बात हो रही थी। 1927 में ही आया था, ठीक है, 1927 में। तो क्या था साइमन कमीशन? मतलब बेसिकली साइमन कमीशन हमारे यहाँ पे कंट्री में गुड गवर्नेंस के नाम पर आ रहा था कि कंट्री में गुड गवर्नेंस के लिए एक, मतलब कुछ रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करेंगे। किसके लिए? इंडियंस के लिए, है ना, हमारी कंट्री के लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डेवलपमेंट करने थे। और गुड गवर्नेंस का जो फॉर्मूला था वो लेकर के साइमन कमीशन आया। अब साइमन कमीशन का नाम साइमन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो हेड थे, हिज नेम वाज जॉन साइमन, ठीक है, जॉन साइमन। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ क्या थी? इसकी इसने जो मतलब रिकमेंडेशन दी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रिकमेंडेशन जो दी कि कंट्री में ये करेंगे वो करेंगे, जो जो रिकमेंडेशन दी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो कमीशन था इसमें जितने 7 मेंबर थे, 7 के 7 आर वाइट, ठीक है, ऑल वाइट। ऑल वाइट मतलब एक भी इंडियन नहीं था, है ना, सारे ब्रिटिश थे। तो अब तुम हमारी कंट्री के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले हो, हमारी कंट्री के लिए तुम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने वाले हो, ठीक है, लेकिन उसमें हमारी कंट्री का एक भी सदस्य नहीं है उस कमीशन में, ठीक है। तो इसका विरोध इसलिए हुआ था, इसको जहां जहां ये कमेटी गई, ये कमीशन गया, मतलब सर जॉन साइमन और इनके जो सदस्य थे वो गए जहां जहां, उसको काले झंडे दिखाए गए, ठीक है। और इतना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था जब ये आया, तो साइमन कमीशन, तो साइमन गो बैक के नारे दिए थे। और जो हमारे लाला लाजपत राय थे ये रेवोल्यूशनरी थे, और इन्होंने बहुत विरोध किया था। और उस समय लाठी चार्ज करवा दिया था, लाठी चार्ज की वजह से इतनी फेटल इंजरीज इनको हुई थी जिसकी वजह से इनकी आगे चल के डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इनका एक फेमस सा डायलॉग है कि ये जितनी भी लाठियां मुझे लगी है ना, ये तुम्हारे ताबूत में लास्ट जो एंड जो कील होती है ताबूत में वो साबित होगी, ठीक है। तो मतलब इतना विरोध था। और उसके बाद साइमन कमीशन ये का विरोध हो गया, लाला लाजपत राय उनकी देहांत हो गया। उसके बाद इनका जो रिवेंज था वो शहीद भगत सिंह ने लिया। जो सैंडर्स था वो पुलिस ऑफिसर जिसने लाठीचार्ज करवाया था, उसको मार दिया था सैंडर्स को, जिसने शहीद भगत सिंह ने, ठीक है, अपने उनके साथ मिलकर। तो सैंडर्स की हत्या कर दी थी। और असेंबली में बम फेंकने के बाद तो फिर उनका ट्रायल हुआ था, और तब उनको फांसी की सजा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सुनाई थी शहीद भगत सिंह को। फांसी की सजा कम्यूट हो सकती थी, लेकिन ये गांधी जी का सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है कि फांसी की सजा उनकी आपने कम्यूट क्यों नहीं करवाई। कम्यूट का मतलब है, देखो, सजा तो, हाँ, मतलब वो उसको कम करवा सकते थे, फांसी ना हो करके वो ये तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट हो सकती थी या फिर उसकी सजा कम हो सकती थी। लेकिन गांधी जी का एक सबसे बड़ा नेगोशिएशन का फेलियर माना जाता है कि उनकी सजा जो है कम नहीं। और इसके बाद जो ये हुआ था, तो पंजाब में तो गांधी जी को लोग पसंद करना बंद कर दिए थे, ठीक है। नौजवान सभा जो इन्होंने गठित की थी भगत सिंह ने, और उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट थे, तो ये सबसे बड़ा फेलियर माना जाता है गांधी जी का, ठीक है। तो 17 नवंबर को इनकी पुण्यतिथि होती है। साइमन कमीशन के विरोध में इनकी देहांत हो गया था, ठीक है। तो ये है कहानी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब लॉन्च की गई थी? बेटा, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना जो है अभी बड़ी, इसका केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसकी सुप्रीम कोर्ट में जो है हियरिंग हो रही है,
अब क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, सुना है कभी? ये जो हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं इतना खर्चा होता है, वो पैसा कहाँ से आता है किसी भी पार्टी के पास? आई एम नॉट सेइंग दिस इज विद बोथ पार्टीज, बोथ नहीं सभी पार्टीज के साथ है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी हो, सभी के साथ है इलेक्टोरल बॉन्ड वाला सीन, सबके साथ है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है, पहले उसे ध्यान से समझना। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ऐसा होता है कि आप एक बॉन्ड होता है, ठीक है, ये एक बॉन्ड है, ये कितने तक का होता है, ये 1,000 रुपए का होता है, 100 रुपए का होता है, ठीक है, ये बॉन्ड होता है, ये 1,000 का होगा या 100 का होगा। अब आपको किसी भी पार्टी को डोनेट करना है, ठीक है, ये बॉन्ड तो 1,000 या 100 का होगा, लेकिन लिमिट नहीं है, आप कितना भी डोनेट कर सकते हो उस पार्टी को, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 1,000, बॉन्ड 1,000 का है, बॉन्ड मतलब जैसे तुमने देखा है ये भी होते हैं पेपर, स्टैम्प पेपर होते हैं, 100 रुपए का, 10 रुपए का स्टैम्प पेपर होता है, तो उसकी वैल्यू तो वो रहती है, लेकिन उसका जो पर्पस है वो अलग रहता है ना, वो यूज किसी और पर्पस से होता है। तो इसमें तुम अमाउंट कुछ भी भर दो, है ना, अमाउंट एक्स वाई जेड कुछ भी भर दो। तो अभी डिस्क्लोज हुआ था कि अभी एडीआर आया था, एडीआर बेटा ये है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट आती है एडीआर। तो एडीआर ने बताया था कि बीजेपी गवर्नमेंट को अभी 59 समथिंग करोड़, 59 समथिंग लाख करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत मिले, मतलब ये चेंज हो सकती है फिगर, बट अराउंड दिस लाख करोड़ इनको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिले। मतलब आपको अगर किसी भी पार्टी को डोनेट करना है, आप ये बॉन्ड ले सकते हैं उस पार्टी के नाम का और उस पार्टी को डोनेट कर सकते हो, आपका नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं होगा और आप इसमें कितने भी करोड़ कितने भी लाख वो कर सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी। इसका जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि पार्टी को डोनेट कौन कर रहा है ये नहीं पता चल रहा है, ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। तो बेटा फिर पार्टी को कोई भी डोनेट कर सकता है ना, फॉरेन फॉरेन से कोई ऐसा कर सकता है, कोई कोई दुश्मन एनिमी कंट्री कर सकती है। मान लो हमारे यहाँ पे किसी को मतलब वो करना है कॉन्स्पिरेसी टाइप, और वो किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है कि ये पार्टी अगर सपोर्ट में आ गई तो हमारे जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल हो जाएंगे। लेट्स से पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान चाह रहा है कि ये वाली पार्टी इस जगह आ जाए, यानी कश्मीर का एग्जाम्पल, कश्मीर में ये वाली पार्टी आ जाए तो हमारे इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएंगे, तो वो गवर्नमेंट हमारी मानती है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, इलेक्टोरल बॉन्ड वो भी दे सकती है पैसे, लिमिट नहीं है ना कि सिटीजन करेगा या फॉरेन कंपनी करेगी या फॉरेन से कोई बंदा करेगा, कोई भी कर सकता है। हाँ, इच्छा के अनुसार, और नाम तुम बता नहीं सकते, नाम इसमें नाम डिस्क्लोज होएगा ही नहीं, तो फिर ये तो बहुत वो इनट्रांसपेरेंट हो गया ना, ट्रांसपेरेंसी रही नहीं ना, इसमें तो बहुत ओपेक सा हो गया ना कि दिखेगा ही नहीं कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर बहस चल रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर कि ये जो बॉन्ड है जो पार्टी को डोनेट किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम पे, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए, ये बहुत ओपेक है और इसकी डिस्क्लोज होनी चाहिए आइडेंटिटी, जो बंदा कर रहा है और कितना कर रहा है ये भी आइडेंटिटी उसकी डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो इसके थ्रू कोई भी कर सकता है, और ये सिर्फ अभी गवर्नमेंट के साथ नहीं, पिछली गवर्नमेंट के साथ भी ये सेम था, ठीक है। बट इसके साथ इसलिए क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि बेटा बहुत बिग अमाउंट आया है, इसमें बहुत बहुत बिग अमाउंट इन्होंने रिसीव किया है, जो अब अपकमिंग अब जो पार्टी है। तो ये कब लॉन्च हुई थी, तो 2018 में लॉन्च हुई थी, और ये उस समय जो लेट पूर्व जो वित्त मंत्री रहे हैं अरुण जेटली ने लॉन्च करी थी, ठीक है। तो ये पूर्व जो लेट हमारे फॉर्मर वित्त मंत्री रहे थे अरुण जेटली, उन्होंने लॉन्च करवाई थी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से, ठीक है। आइडेंटिटी इसमें डिस्क्लोज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिकनगुनिया बीमारी किस प्रजाति के मच्छर के कारण होती है? तो ये जो चिकनगुनिया है, अब इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या चिकनगुनिया अभी भी है, तो इसका आंसर है यस। क्यों? क्योंकि कुछ लोग नहीं, कुछ मतलब देखो डॉक्टर तो बता देगा, जब टेस्ट होते तो डॉक्टर तो बता देता कि चिकनगुनिया है, लेकिन इसको डेंगू समझ के या मलेरिया समझ के इसका इलाज नहीं हो पा रहा, मतलब इसको इसका इलाज चिकनगुनिया के तौर पे होना चाहिए, जबकि इसके जो सिम्टम है वो डेंगू की तरह भी है और मलेरिया की तरह भी है, ठीक है।
पर ये इससे रेयर ही, वैसे तो इससे कोई डेथ नहीं होती है, डेथ के केसेस बहुत रेयर है ना, डेथ तो होती नहीं है, बट इससे सीवियर जॉइंट पेन हो जाता है और रेस्ट ऑफ द लाइफ जिस भी पर्सन को ये होता है उसके जॉइंट्स बेकार हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जॉइंट्स ऐसे हो जाएंगे कि ताउम्र उसको जॉइंट पेन रहेगा ऐसा। ठीक है, तो चिकनगुनिया जो है किस किस प्रजाति के मच्छर से, तो दो होते हैं, एक तो एडीज इजिप्टी होता है और एडीज अल्बोपिक्टस होता है। ये दोनों ही मच्छर जो है इसके वाहक है, मतलब दोनों मच्छर के वाहक की वजह से ही चिकनगुनिया होता है। चिकनगुनिया और डेंगू में क्या अंतर है? डेंगू में आपको जॉइंट पेन नहीं होगा, लेकिन चिकनगुनिया में आपको जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन होता है। बाकी सारे जो इनके वो है सिम्टम वो सिमिलर है। इस वजह से डेंगू समझ के इनकी डायग्नोसिस ऐसे हो जाती है कि डेंगू समझ के कर दिया। ठीक है, बाकी टेस्ट वगैरह होते हैं। तो हाल ही में क्यों चर्चा में, क्योंकि बेटा इसकी वैक्सीन आई है, तो इसकी वैक्सीन का नाम मैंने अलग से लिख दिया, एक्स चिक वैक्सीन या आई एक्स चिक वैक्सीन। तो ये जो वैक्सीन है ये चिकनगुनिया की वैक्सीन है, अभी बनी है और अभी इसके बस ट्रायल चल रहे हैं, अभी मार्केट में नहीं आई है। मार्केट में मतलब जब पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाए, डॉक्टर्स के पास आ जाए, तब समझो कि मार्केट में आएगी। हाँ हाँ, पता ही नहीं। नाम चिकनगुनिया किसने रखा, कहाँ से आया, ये नहीं पता। ठीक है, चल बताऊंगी मैं उसको देख के कि चिकनगुनिया क्यों रखा गया है। तो चिकनगुनिया की वैक्सीन आई है इक्सचिक, जो कि चिकनगुनिया की वैक्सीन है। नेक्स्ट है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने किस अवस्था को ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बताया है? ये तुम्हारे लिए जरूरी है, बिकॉज यू आर इन अ टीनेज, और टीनेज में हो तो तुम्हें बेटा इस चीज को थोड़ा सा पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज लोनलीनेस, कहते हैं ना कि लोनलीनेस हो रही है, अब वो मजाक मजाक वाली बात नहीं है। लोनलीनेस मतलब कि सब है, but you feel that nobody is hearing you, nobody wants to talk to you, you don't want to talk to anybody, है ना, you are feeling very depressed, you are feeling very alone, और फिर उस loneliness की वजह से it led to the suicide। ठीक है, और इससे मेंटल कंडीशन और हेल्थ इतनी डिटेरियोरेट हो जाती है जिसकी वजह से अभी डब्ल्यूएचओ ने जो एस्टिमेट लगाया उसमें कहा है कि लोनलीनेस 15 सिगरेट एक दिन में पीने के बराबर है। मतलब 15 सिगरेट एक दिन में आप पी रहे हैं, उससे होने वाला जो नुकसान है वो लोनलीनेस से हो रहा है। ठीक है, कि इतना इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। तो व्हाट इज लोनलीनेस? लोनलीनेस इज कि व्हेन यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड और व्हेन यू आर फीलिंग कि नोबडी इज हियर, नोबडी इज लिसनिंग यू, तुमको कोई सुनने वाला नहीं है, तुमसे कोई बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कोई नहीं है, लाइक कि ऐसा कुछ सोच रहे हो। और उसके बाद से अल्टीमेटली वो क्या करते हैं, सभी के साथ है, अडल्ट हो, बच्चों, सभी के साथ है, इट लेड टू दी सुसाइड। क्योंकि जब कोई, ये अडल्ट में ज्यादा है, हाँ बेटा, ये टीनेज और अडल्ट में अब ज्यादा देखा जा रहा है। टीनेज कितना होता है भाई, टीनेज हम यहाँ से, हाँ मतलब 12 से स्टार्ट हो जाता है, 12 से 19 तक माना जाता है टीनेज। 18 को भी हम अब अडल्ट नहीं मान रहे, क्योंकि 18 अडल्ट होता ही नहीं है। अडल्ट कब मानने लगते हैं हम? 21 के बाद। ठीक है, 21 के बाद वो अडल्टहुड में एंटर कर जाते हैं। तो दिस इज टीन एज 12 टू 19। अभी तो 19 तक भी बच्चा पूरी तरह से दिमाग डेवलप नहीं होता उसका, ठीक है, बच्चा ही रहता है। तो व्हाट इज, अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, करना ये है, दवाइयाँ तो होती नहीं है, क्योंकि दिस कोई बीमारी की कैटेगरी में थोड़ी है। इसकी इसकी क्या होती है बेटा, आप अगर किसी को है, कोई ऐसा ऐसी तुमसे बातें कर रहा है कि भाई मेरे को ऐसा फील हो रहा है, उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाओ, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके पास लेके जाओ, क्योंकि उसका इलाज वही कर सकते हैं। जो थेरेपी होती है काउंसलिंग की, वो सबसे ज्यादा कारगर है। और अगर तुम्हें कभी ऐसा महसूस हो, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड, और फ्रेंड भी ऐसा नहीं कि मजाक उड़ाए, वो तुझे हो रहा है अकेलापन, ऐसे बंदे से, हाँ, ऐसे बंदे से जो जेन्युइनली तुम्हारी केयर करता हो कि हाँ इसको कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो रही है, जो तुम्हारी बातों को सीरियस लेता हो, ऐसे बंदे से बात करो। और कि मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, आई एम फीलिंग अलोन, आई एम फीलिंग कि मुझे रोना आ रहा है बहुत ज्यादा, तो अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा सब, उनसे बात करो और यू विल फाइंड सम सॉल्यूशन। चाहे वो आपको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाए, डॉक्टर के पास लेके जाए, चाहे कोई ड्रग ऐसा दे जिससे आप यू फील बेटर, तो ये चीज है। तो डब्ल्यूएचओ ने अगर कह दिया है तो मतलब खतरनाक चीज है ना। हाँ, और स्टूडेंट्स में तो होता है,
स्टूडेंट्स में तो इसलिए हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स खुद को हॉस्टल्स भी भेज देते हैं और उनको प्रेशर बहुत ज्यादा होता है पढ़ाई का, ये और वहाँ पे कोई कुछ अगर कोई प्रैंक वगैरह कर देता है, कुछ हो जाता है तो बच्चा अकेला पड़ जाता है उस जगह जाकर, है ना। तो इस तरह की चीजें। बाकी अगर कभी तुम्हारे साथ कभी भी सीन होता है, ऐसे पर्सन से बात करो जिससे तुम्हें लगता है कि जेन्युइनली इस बंदे से मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, और वो मोरल हेल्प ही होती है ज्यादातर। अब नेक्स्ट है IPEF। हाँ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये किसने लॉन्च किया? तो बेटा ये 2022 में लॉन्च हुआ था, 2022 में। और ये यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने लॉन्च किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इंडिया भी पार्टिसिपेंट है। और ये क्योंकि इंडो पैसिफिक है, इट मीन्स कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो कंट्रीज है, इंडियन ओशन और प्लस पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक में और इंडियन ओशन में जो कंट्रीज है, ये उनके बीच का फ्रेमवर्क है। और क्योंकि नाम क्या है, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इट मीन्स इट इज रिलेटेड टू ट्रेड बिटवीन दीज कंट्रीज और सप्लाई चेन। सप्लाई चेन पता है क्या है? सप्लाई चेन पता है? किसी भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग होके जो तैयारी और फाइनल होके फिर वो जब डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग अलग कंट्रीज में, उसे कहते हैं सप्लाई चेन। जैसे कि कोई चीज हमारे यहाँ पे सिर्फ बनी है नॉर्मल, ठीक है, हाँ, तो उसका हमने जैसे फॉर इंस्टेंस हमने थोड़े बहुत पार्ट बनाए हैं उसके, अब वे पार्ट गए हैं जापान वगैरह, वहां से उन्होंने फैब्रिकेट कर दिए, मतलब पूरा फाइन बना दिया। फाइन कराने के वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से होगा? डिस्ट्रीब्यूशन यूएस से हो रहा है, तो यूएस में जाके फिर वो और कंट्रीज में क्या होगी, डिस्पैच हो जाएंगे शिपमेंट के थ्रू, मतलब जैसे भी जाएगा कार्गो या शिपमेंट जो भी जाएगा उसके थ्रू और कंट्रीज में चले जाते हैं। तो ये एक तरह की बेटा सप्लाई चेन होती है। जैसे कि भाई पहले तो मैन्युफैक्चरिंग हुई कहीं पे, वो फाइनल प्रोडक्ट बना, उसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या उसका प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन के बाद वो गया फैब्रिकेशन के लिए, फाइनल टच के लिए, ठीक है, फैब्रिकेशन के बाद उसको वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो ये एक तरह की सप्लाई चेन है और ये एक कंट्री में ही सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, अलग अलग कंट्री में होती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे बस मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोडक्शन प्रोडक्ट बन गया, फैब्रिकेशन के लिए जापान चला गया और यूएस ने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सब जगह, ठीक है। तो ऐसे तो इसे कहते हैं सप्लाई चेन। अब जो बाइडेन ने ये लॉन्च किया, इसी के तहत हमारे जो मतलब हमने इनसे साइन किया सप्लाई चेन का, ठीक है, कि कोई भी चीज बनती है तो सप्लाई चेन इसके थ्रू होगी, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के थ्रू बिटवीन दीज कंट्रीज, जो जो इंडियन ओशन में है और जो जो पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट है किल स्विच, हाल ही में चर्चा में है, किससे संबंधित है? तो बेटा किल स्विच जो है, साइंटिस्ट ने अभी एक ये वो किया है डिस्कवर, किल स्विच कैंसर सेल्स में, कि कैंसर सेल्स में अगर ये पर्टिकुलर सेल जो है ये आप रिमूव कर देंगे, अगर रिमूव कर देंगे, इट्स लाइक कि कोई भी सेल ऐसे है, ठीक है, ये मान लो कैंसर सेल है, कैंसर सेल में यहाँ पे कोई ऐसी, कैंसर सेल में एक ऐसी सेल है जो कि इसको डेवलप्ड होने दे रही है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ये स्विच कर देंगे, स्विच मतलब उसको खत्म कर देंगे, और फिर उसके बाद जो है कैंसर जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर कैलिफोर्निया ने एक किल स्विच नाम की चीज जो है डिस्कवर की है, ठीक है। तो व्हाट इज दिस? इट्स अ काइंड ऑफ प्रोटीन, ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि कैंसर सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा, और इसी को किल स्विच के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैंसर सेल को कैंसर सेल को बेसिकली क्या करेगा, ये प्रोटीन जो है सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, इन सेल्स को क्या कर देगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा। और ये यूसी डेविस कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर कैंसर सेंटर इन कैलिफोर्निया, इन्होंने इसको डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है जीएचजी बुलेटिन, किसने जारी की? जीएचजी बुलेटिन ये है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन।
कौन जारी करता है? ये करता है WMO। WMO यानी वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ओ सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है WMO, ये वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट के बारे में बताती है, ठीक है, कि क्लाइमेट कैसा है। अपनी अपनी बुलेटिन में ये क्लाइमेट के बारे में बताती है। क्लाइमेट इन द सेंस कि टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, कहाँ साइक्लोन आने वाला है, क्या कंडीशन है इस बार। तो मॉनसून से रिलेटेड भी ये इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड कराता है। तो WMO ने GHG बुलेटिन जारी की है, जिस बुलेटिन में GHG मतलब ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस कौन कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, CH4, NOx, SOx। एक्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड काफी चीजें हैं। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड और सल्फेट ऑक्साइड अलग अलग तरह की गैसेस हैं। तो हाँ, अब इसकी रिपोर्ट में सिर्फ हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। तो इसने कहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है 50% इंक्रीज हुई है प्री इंडस्ट्रियल एरिया से। कार्बन डाइऑक्साइड में 50% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये बताया है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के बारे में बताया, और इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत सिग्निफिकेंट बात बताई है कि 50% इंक्रीज हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन में। नेक्स्ट है इनोवेशन हैंडशेक। हाल ही में चर्चा में है कि ये किसके मध्य हुआ। तो इनोवेशन हैंडशेक इंडेक्स जो है, ये हैंडशेक जो है, ये इंडिया और US के बीच में हुआ है, इनोवेशन हैंडशेक। अब इसके बारे में थोड़ा ही जानने की जरूरत है, व्हाट इज इनोवेशन हैंडशेक, ठीक है। बेसिकली क्या है कि दोनों कंट्रीज जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी के एरिया में दोनों कंट्रीज मिलके काम करेंगी, ठीक है। तो इसी को इनोवेशन हैंडशेक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो क्योंकि US जो है ये टेक्नोलॉजी में बहुत सुपर है, और तुम्हें पता ही है US की कंपनी इस बार हम वो हमारे यहाँ पे जो यूज कर रहा है, Amazon है, या मतलब जितनी भी टेक्नोलॉजी की कंपनी है वो मोस्टली US से बिलोंग करती है। तो विदाउट US हमारी टेक्नोलॉजी तो नहीं हम कुछ कर पाएंगे। इवन हमारा जो फोन चल रहा है, यूट्यूब का भी कंपनी, और गूगल कहाँ का है, एप्पल कहाँ का है, कैलिफोर्निया, हाँ मतलब अमेरिका। तो US से ही है ना, मतलब जो मेजर जायंट जो टेक कंपनीज हैं, डीजी टेक कंपनीज जो है, वो कहाँ की है? US की है। तो इसलिए इसने मतलब हमारी कंट्री ने इनके साथ टाई किया है ये इनोवेशन हैंडशेक, सो दैट कि ये अपनी टेक्नोलॉजी के एरिया में जो है हमारी हेल्प कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने रूस से कौन सा मिसाइल सिस्टम खरीदने की बात की है? ये बेटा इगला सिस्टम, इगला S नाम से है, और ये पोर्टेबल मिसाइल है, मतलब आप इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पोर्टेबल मिसाइल सिस्टम है, और ये रशिया से अपन ने खरीदा है, ठीक है। मतलब हमारी कंट्री से लेने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज डन।